हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का जो इकोनॉमिक्स है उस पर हम बात करेंगे, उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। ये इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी स्टार्ट करने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि कुछ लोगों की डिमांड थी कि नहीं एनसीईआरटी को भी कवर कराया जाए, तो एनसीईआरटी डे बाय डे चलेगी। और आज हम मूल रूप से देखेंगे जो क्लास 9 की एनसीईआरटी है उसका पहला अध्याय, पहला चैप्टर देखेंगे पूरा, और उसके कई चीज़ों को समझते चलेंगे। और उसके बाद उसमें कुछ करंट की भी जो बातें हैं उसको भी हम देखेंगे लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग से एक बार फिर से यही गुजारिश है कि चैनल को आप लोग वीडियो जो भी है देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, तब चीज़ें क्लियर होंगी। और वीडियो देखने के साथ साथ शेयर करते चलिए, और जो लोग चैनल पर नए वो लोग सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है जिसमें पालमपुर गांव की कहानी दी हुई है। एक काल्पनिक गांव है पालमपुर गांव, जो है वो एक काल्पनिक गांव है। जैसे किसी भी गांव का नाम आप ले सकते हैं, लेकिन इस इकोनॉमिक्स बुक में पालमपुर गांव की कहानी बताई गई है। इसमें देखिए यही दिया गया है कि यहाँ पे जो कृषि हो रहा है इस गांव में, कृषि गैर कृषि उद्योग हैं। जैसे कृषि में खेती उती जो हो रहा है, गैर कृषि में क्या है, डेयरी वेरी का काम है, परिवहन का काम है, ठीक है। तो ये सब का काम भी इस गांव में हो रहा है। तो इसको कैसे, इसको उत्पादन में और इसको जैसे कहीं ले जाने ले आने में, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में एक तरह से कहिए, तो क्या क्या चीज़ें लग रही हैं इसको हम देखेंगे। तो देखते हैं जैसे पालमपुर में खेती की मुख्य क्रिया है। जैसे कोई भी गाँव, आजकल तो जैसे भारत जो है कृषि प्रधान देश है, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं अपने देश में क्या है, कि जो 80% मजदूर, तो मतलब कृषि वो किसान, 80% किसान ऐसे हैं कि जितनी ज़मीन है पूरे भारत की, 80% किसानों के पास मात्र 20% ज़मीन है, और 20% किसानों के पास 80% ज़मीन है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि जैसे हम यही बता देते हैं कि मान लीजिए कि 10 चीज़ें कोई भी, ठीक है, 10 चीज़ें कोई भी 10 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो है क्या कि 2 लोगों के पास ये 8 रुपया है और 8 लोगों के पास मात्र 2 रुपया है। मतलब ये 2 लोग गुजारा कर रहे हैं 8 रुपया में, और ये 8 लोग गुजारा कर रहे हैं 2 रुपया में। ये स्थिति है अपने देश की। तो इसीलिए थोड़ी सी अपने देश का जो कृषि पद्धति है वो सही नहीं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और अपने कृषि का उत्पादन जो होता है राष्ट्रीय आय विकास में उसको जोड़ा भी जाता है। अभी हमारा जो बजट आया है, पिछले साल भी जो बजट आया उसमें ये कहा गया कि नहीं 2025 तक हम $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग लग रहा है कि वही 3 साढ़े 3 के आसपास चल रहा है। उसको हम कवर करेंगे, वो करंट में है, उसको हम देखेंगे लास्ट में। तो हम बात करते हैं आज पालनपुर गांव की कहानी जो है, पालनपुर गांव की कहानी क्या है। तो पालनपुर गांव में क्या है, मुख्य काम वहाँ पे क्या है, खेती है। वहाँ पे मेन काम जो है खेती, वहाँ खेती होती है, वहाँ पे जो गुजारा होता है लोगों का वो खेती से होता है। आप लोग जहाँ रह रहे होंगे, जो गांव से होगा उसको पता है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जिसका काम, हर काम उसका खेती से ही चलता है। इवन अगर बात करें पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी है उसको खेती से ही करना होता है। यहाँ तक कि बच्चों की फीस खेती के बदौलत ही चलता है। और कुछ किसान तो ऐसे हैं कि उनके पास खेती ऐसी, मतलब इतना खेत भी नहीं है, इतना उनके पास ज़मीन भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उपजा सके। उनको क्या करना होता है
कि अब इस साल फसल उगाए, उसके बाद अगले फसल के लिए उनको पूंजी की भी ज़रूरत होती है। इतनी पूंजी होती नहीं है कि वो अपने पास बचा के रखें, तो वो हमेशा परेशान रहते हैं। वो किसान ये खेती करके, इस सीज़न का खेती करके अगले सीज़न के लिए व्यवस्था करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाते हैं। जब उनकी ज़रूरतें नहीं पूरा होती हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ और कार्य ढूंढते हैं, या उनके घर में कोई और है तो वो किसी दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे जगह जाता है कोई और काम करने के लिए, और काम ढूंढने के लिए। ठीक है। तो जबकि अन्य काम, जैसे हम बताएं आपको कि अन्य काम भी होता है, तो पालमपुर गांव में भी अन्य काम क्या है वहाँ पे, लघु स्तरीय विनिर्माण। जैसे इस समय एमएसएमई चल रहा है, अगर सरकारी भाषा में इसको कहा जाए तो एमएसएमई की बात कही गई है। एमएसएमई और डेयरी, जैसे दूध का काम, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। तो वहाँ पे सबसे अधिक खेती होता है, और बाकी डेयरी परिवहन वाला काम जो है ये कम होता है। वो तभी होता है, मतलब अब खेती से तो सब कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए वो काम वहाँ के लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये काम करने के लिए संसाधनों की भी तो आवश्यकता होती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं, संसाधन की भी आवश्यकता होती है। तो वो संसाधन कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ठीक है, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब जैसे खेती कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, जैसे बारिश हो गया, ठीक है, और बारिश हो जाता है तो सिंचाई का काम हो जाता है उससे। अगर मानव निर्मित वस्तुएं की बात करें तो ट्रैक्टर से जुताई हो जाती है, वो मानव निर्मित वस्तुएं में आता है। और आदमी जो उसमें काम करता है, जैसे खेत को बनाने के लिए ट्रैक्टर तो जोत के चला जाता है, लेकिन उसमें और भी काम होते हैं उसके अतिरिक्त, तो उस काम को आदमी करता है, तो वो मानव प्रयास की हम बात करें। मुद्रा, मुद्रा की अगर हम बात करें तो किसी मजदूर से काम करवाते हैं, या कोई बीज लाते हैं आप, तो खरीद कर ही लाएंगे ना बीज को, तो उस समय मुद्रा की जरूरत आपको पड़ती है। ठीक है। तो पालमपुर गांव जो है उससे हम क्या विदित किए हैं, तो गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित, उसमें मतलब यही है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो किस किस संसाधन की ज़रूरत है। और आप वहाँ से, अब मान लीजिए आपने अनाज उगाया, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे, घर में तो रखेंगे नहीं, उसको कहीं बेचने मार्केट जाएंगे। आपके पास, आपके यहाँ कोई या तो सरकारी मंडी होगी, या तो कोई प्राइवेट होगा, या तो बिचौलिया होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है। तो इसमें ये दिया कि आस पड़ोस का जो गांव है वहाँ पे लोग क्या करने जाते हैं, वहाँ पे एक शहर है, गांव के बाद एक शहर भी है 3 किलोमीटर की दूरी पर। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे शहर शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। जिसका बचपन सामान्य गुजरा होगा, जो मध्यम परिवार से होगा, तो वो बैलगाड़ी अपने जीवन में देखा होगा। अब तो बैलगाड़ियाँ देखने को बहुत कम मिलती हैं, फिर भी गाँव में अब देखने को मिल जाती हैं। वो भैंसा बग्घी भी गांव में ही अब देखने को, मतलब बहुत रेयर मिलता है, अब तो बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि अब तो इतना टेक्निकल दुनिया हो गया है कि सब कुछ सब कल पुर्जे पे काम होने लगा है। भैंसा बग्घी और बैलगाड़ी कौन पूछ रहा है। तो और बात करें मोटर, जैसे होता क्या है कि ट्रैक्टर और ट्रक, तो ट्रैक्टर तो वही जुताई के लिए काम आता है। ट्रैक्टर तो अब तो आम बात है, लोग देखे ही हैं। ट्रैक्टर से जुताई का भी काम आता है, सामान यहाँ से, अनाज यहाँ से वहाँ करने में के लिए भी काम आता है। तो ट्रैक्टर तो देखे होंगे ट्रैक्टर में। अब हम इसमें बात करते हैं गांव में विभिन्न जातियां हैं। ठीक है। हर गांव में, आप जिस गांव में होंगे, तो ये पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं इसमें। तो पालमपुर गांव में विभिन्न जातियां, लगभग 450 परिवार है। किसी किसी गांव में 1000 परिवार है, किसी गांव में 2000 परिवार है, किसी गांव में 100 परिवार है। लेकिन पालमपुर गांव की अगर हम बात करें तो वहाँ 450 परिवार है। वहाँ 80 परिवार गांव में अधिकतम, जैसे हर गांव में ऊंच नीच जाति के लोग होते हैं। ये
समाज का एक वर्गीकरण है, समाज ने इसको बांट रखा है, ये उच्च जात के, नीच जात के। तो वहाँ के जो 80 परिवार हैं उनके मकान जो हैं बहुत बड़े हैं और ईंट सीमेंट के हैं, और बाकी लोग का क्या है, जो दलित हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, उनकी स्थिति क्या है कि वो जैसे तैसे अपना घर बना करके मिट्टी, फूस, घास इस सब का बना करके अपना रह रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें हम देखिए मोटा मोटी अगर हम देखें तो इसमें हम यही बात किए हैं कि पालमपुर गांव है, वहाँ पे मेन काम क्या है, कृषि है। और जब कृषि है तो कृषि करने के लिए संसाधन की भी तो आवश्यकता होती है। बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास कृषि से काम नहीं चलता है तो अन्य जगह भी जाते हैं काम करने के लिए, गैर कृषि कार्य भी करते हैं, जैसे दुकान खोल लिए, कुछ और काम कर लिए, तो ऐसे काम भी वहाँ पे होते हैं। तो इसकी बात इसमें देखिए, ये एकदम बेसिक्स है, 9th NCERT जो है एकदम बेसिक्स है कि आप जो भी चीज़ें इसमें कही गई उसको आप अपने आसपास जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी है अपने गांव में होगा तो खेती तो हो ही रही होगी किसी घर में, तो खेती जब होती है उसके लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले क्या आपके पास खेत होना चाहिए, आपके पास भूमि होना चाहिए। ठीक है, आपके पास भूमि है तो आप क्या करेंगे, उसको जुताई करवाएंगे। उसकी जुताई कराने के लिए क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, चाहे जैसे भी आप करवाइए, ट्रैक्टर जुताई होने के बाद उसको फिर पानी देना होता है, चाहे जो भी देना हो। उसके बाद फिर बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद जब बीज आने लगता है फिर उसके बाद 1-2 बार पानी जो देना होता है उसको देते हैं। तो वो जो समय लग रहा है, बाकी संसाधन की जो आवश्यकता, यही बताया गया है कि आप अपने अगल बगल से चीज़ों को मतलब जोड़िए, मिलाइए कि नहीं हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। अब तो थोड़ा सा बहुत चीज़ें बदल गई हैं पहले से, कि पहले ट्रेडिशनल खेती अभी भी जो लोग कर रहे हैं उतना उत्पादन नहीं हो रहा, लेकिन अब इस पर इतना रिसर्च हुआ है, बीज ऐसे ऐसे अब आ गए हैं कि दर जो है, किसानों का जो दर है, जो दर गिरता है किसी भी अनाज का, तो वो अब बढ़ने लगा है पहले की अपेक्षा काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव और हो सकता है। ठीक है, इसके लिए सरकार भी अपना कदम उठा रही है, ऐसा नहीं है, बदलाव और भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि ये इसके लिए मुद्रा चाहिए, और छोटे किसान के पास मुद्रा कम होता है। ठीक है, मुद्रा तो छोटे किसान के पास मुद्रा कम होता है, जो बड़े किसान हैं उनके पास तो मुद्रा अवेलेबल है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान कैसे करेंगे। और सबसे अधिक संख्या अपने देश में है तो छोटे किसान की है, बड़े किसान की उतनी थोड़ी है। जो बड़े किसान हैं वो तो अपना ठाट बाट से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो भी चीज़ बताया गया उसको क्या करना है, आप अपने गांव, अपने घर या अगल बगल ये चीज़ों को मिला करके देखना है ये चीज़ें कैसी हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। ठीक है, जैसे खेती वाला जो काम होता है, खेत में जो काम, जैसे मान लीजिए कि कभी धान, गेहूँ, मक्का, तरबूज, ये सब जो बोया ये सब कृषि में आता है। और हम गैर कृषि की बात करें तो यही है, लघु विनिर्माण, MSME की हम बात कर लें, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया, ये सब। अब दुकान कोई खोले तो कृषि में तो नहीं आएगा ना, तो इसी तरह है। उत्पादन का संगठन, उत्पादन के संगठन की अगर हम बात करें, देखिए इसका PDF जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पूरा PDF, अब देखिए पूरा PDF तो हम रीडिंग नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को जो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं। बाकी PDF आप रीडिंग करिएगा, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके रीडिंग कर लीजिएगा, बस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम थोड़ा बता दे रहे हैं। देखिए उत्पादन की अगर हम बात कर लें, अगर हम कोई भी चीज़ उत्पादन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरत होती हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे उत्पादन वैसी ज़रूरतें। अगर उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है,
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वन खनिज। ठीक है, जल वन खनिज। ठीक है, एक मिनट। जल वन खनिज। दूसरी आवश्यकता क्या है? श्रम, मतलब कोई काम करने वाला भी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि बस मेरे पास भूमि है तो काम अपने से हो जाएगा, तो काम करने वाला भी चाहिए, मजदूर। श्रम की अगर बात कर लें तो मजदूर। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल खोले हुए हैं। ठीक है, स्कूल आप ओपन किए, आपके पास भूमि होना चाहिए। बिल्डिंग कैसे बनेगी? होना चाहिए। बिल्डिंग बनी, मजदूर लगे, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। अब वहाँ पे स्कूल है तो पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता तो है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो स्कूल में शिक्षा कैसे देंगे? तो वहाँ पे क्या है कि पढ़े लिखे कर्मियों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा काम है, अब जैसे मान लीजिए, उदाहरण लेते हैं, ऐसे व्यवहारिकता में लीजिए इसको। अब एक मजदूर है जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो वही काम करेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं वो स्कूल में जाके पढ़ाने लगेगा या किसी ऑफिस में जाकर मैनेजर हो जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। ठीक है, जो श्रमिक होते हैं सबका अपना अपना काम है। जितने भी श्रमिक हैं, जितने मजदूर हैं, सबका अपना अपना काम है। किसी का काम कुछ, किसी का काम कुछ है। और तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। ठीक है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। ठीक है, भौतिक पूंजी की भी आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी की अगर हम बात कर लें तो औजार मशीन, जैसे हम बात किया ना कि औजार मशीन, भवन, जैसे बिल्ड वो करना है, स्कूल बनाना है, भवन आपको चाहिए ही चाहिए। बिल्डिंग बिना बिल्डिंग का तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम उत्पादन में बात करें कि उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसे किसान के लिए किसान का हल हो गया, मोबाइल कंप्यूटर जो भी है, औजार मशीन हो गया, ये सब क्या है? अस्थाई पूंजी में आता है। ठीक है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाना सूत, कुम्हारों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी, कच्चा ही होता है ना। ठीक है, उत्पादन के दौरान भुगतान करने वाले जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। वो चौथी आवश्यकता क्या होती है? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। ठीक है, मानव पूंजी। अब मान लीजिए कि स्कूल आपने खोल दिया, आपके पास बिल्डिंग भी हो गया। ठीक है, आपके पास काम करने वाले भी हो गए, मतलब टीचर स्टाफ आपने रख लिया, सब कुछ रख लिया। लेकिन सब कुछ जोड़ने के लिए क्या उसमें चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ और कुछ एक्स्ट्रा किया जाए जिससे कुछ बेहतर हो सके, वो कौन करेगा? ठीक है, तो इसके लिए मानव पूंजी, ये सब उत्पादन कारक में आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हम बस ऐसे पढ़ा दे रहे हैं आप लोग, बस आप इससे क्या करिए कि आप कंपेयर भी करिए अपने जहाँ भी जिस क्षेत्र में हैं, इसको कंपेयर भी करिए। और हम इसमें बात कर लें कुछ चीज़ें। तो अब जैसे इसकी हम बात करते हैं, भूमि, पालमपुर में खेती।
पहले बताइए कि पालमपुर में जो खेती है वो क्या है? वो प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। देखिए, भारत में अत्यधिक किसान जो हैं वो अपनी जीविका के लिए ही खेती करते हैं। उन लोगों का जीविका खेती से ही चलता है। ठीक है, वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं तथा इन लोगों को का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जैसे अब कृषक है, किसान है, जब तक वो अपना अनाज उगाएगा नहीं, जब तक अनाज को उगा करके बेचेगा नहीं, तब तक उसके पास पैसे आएंगे नहीं। जब पैसे नहीं आएंगे तो फिर उसका जो काम है, उसका जैसे मान उसका लड़का है, उसको पढ़ाई करनी है, तो वो कैसे करेगा? या उसके घर में सब्जी मसाला जो जिसकी भी ज़रूरत है वो कैसे लाएगा? जब तक उसको बेचेगा नहीं तब तक कैसे लाएगा? ठीक है। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु स्थिर होता है। अब भूमि तो स्थिर होती है, भूमि को कहीं लेके थोड़ी जा सकते हैं। वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे बहुत ऐसी बंजर जमीनें हैं जिसको कृषि योग्य बनाया गया है। इस पे भी अभी काम चल रहा है, सरकारें काम कर रही, कई योजनाएं हैं। ये है, इसको देख लीजिएगा। ये भूमि मापने का मानक होता है, कहीं हेक्टेयर है, कहीं बीघा है, कहीं बिस्सा है, कहीं बिस्वा है, कहीं गज है, ऐसे करके है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार होने का कोई तरीका है? ठीक है, तो हाँ, इसका तरीका है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि अब इतना रिसर्च हो चुका है इस चीज़ पे कि अब ऐसे बीज आ रहे हैं कि वो दर बढ़ गया है। दर बढ़ाने के लिए कि जो किसान का अब ये किया गया है कि नहीं, अब किसानों की आय दुगनी करनी है। किसानों की आय दुगनी की बात तो हो रही है, लेकिन कैसे दुगनी होगी इस पर भी तो ध्यान देना है। अब सब किसान तो बड़े हैं नहीं, छोटे किसान हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए? बहुत लोग हैं जो अपना ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, पुरानी वाली जो धारा है उसी तरह से कर रहे हैं, कोई टेक्निकल तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कि हमको कैसे खेती मतलब करना है, क्या ऐसा करें कुछ नया कि हमारा पैदावार अधिक हो और हमको फ़ायदा अधिक हो। ठीक है, तो जब तक हम किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, जब तक हम किसानों को बताएंगे नहीं कि नहीं ऐसे करने से आपके पैदावार में बढ़ोतरी होगी, जब पैदावार में बढ़ोतरी होगी तो राष्ट्रीय विकास आय में जुड़ता भी है, तभी जाके किसानों का आय दुगनी हो भी सकती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि किसानों का जो आय है वो तभी बढ़ेगा जब उनके पास संसाधन भी होंगे। संसाधन, जब तक संसाधन नहीं रहेंगे, संसाधन संसाधन जब तक उनके पास नहीं रहेंगे सही तरीके से, तो फिर कैसे वो अपना खेती कर पाएंगे? अब मान लीजिए कोई भी किसान है, ठीक, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है खुद का, क्योंकि उसके पास ज़मीन कम है, तो ट्रैक्टर तो लेगा नहीं। जब ज़मीन कम है तो ट्रैक्टर तो लेगा नहीं वो, उसके पास उतनी पूंजी नहीं है। और दूसरे ट्रैक्टर वाले के पास जाएगा तो पैसा देना होगा, जब पैसा देगा तो उसके पास तो खुद ही इतने पैसे कम है, ट्रैक्टर वाले को दे दिया, ख़त्म हो गया, तो कहाँ से आए दुगनी? उसके खुद नहीं हो रहे हैं, दुगनी कहाँ से होगी? तो इस पे बात करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा किसानों को शिक्षित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उन लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें ये दिया हुआ है, हाँ, इसमें ये दिया हुआ है कि देखिए, बहुविध फसल प्रणाली, मतलब एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें, जैसे एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। जैसे एक वर्ष में क्या होता है कि गेहूँ भी
बाजरा भी, गन्ना भी, आलू भी, और भी चीज़ें हैं जो एक वर्ष में की हो जाता है। धान भी तो एक वर्ष में तो हो ही जाता है ना, एक उस पे, एक ज़मीन पे, एक भूमि पे। ये तो डाटा, इसका इसका कोई मतलब नहीं है डाटा का। डाटा का तो ये पुराना है, 2010 से 2011 तक का है। अब डाटा तो नए आ चुके हैं। ये तो करने के लिए इसका भी कोई वो नहीं है। आप आगे देखिए, देखिए पीडीएफ को एक बार मोटा मोटी पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब इसमें है कृषि भूमि का वितरण। देखिए ये बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अपने जो देश में कृषि भूमि का जो बंटवारा हुआ है, पता नहीं किस हिसाब से बंटवारा हुआ है, कि हम बताए तो है आपको कि 80% लोगों के पास वो 20% बस जमीन है। 80% लोगों के पास 20% जमीन है, और 20% लोगों के पास 80% जमीन है। ठीक, देखिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे किसानों के पास ये छोटा छोटा जमीन है, टुकड़ा एकदम। इसकी बात करें तो टुकड़ा है एकदम। ये देखिए एकदम टुकड़ा है, छोटा छोटा। अब इधर देखिए किसी के पास ये इतना बड़ा पूरा, ये क्या है, ये क्या है? वही तो बंटवारा भी इस हिसाब से हुआ है कि जो जमीन वाला है उसके पास जमीन ही जमीन है पूरा। ठीक है, ये यहाँ पे यही दिया है जो हम बताएं आपको कि नहीं, बंटवारा जो हुआ है कि किस प्रकार की थी। तो ये पालमपुर गांव को लेकर के बताया है कि पालमपुर गांव जो काल्पनिक गांव इसने रखा है एनसीईआरटी ने, अपने हिसाब से बताया। तो यही है कि अब हम बात कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि ये लोग कैसे खेती कर रहे हैं। देखिए जुताई होती है, ठीक है, या तो ट्रैक्टर से या तो बैल से। तो अब तो ट्रैक्टर से हो गया है। बैल वैल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले बैल से होता था जुताई, जो बहुत पहले होता था, अब तो ना के बराबर है। अब यहाँ पे दिखाया गया है छिड़काव का, कि दवा छिड़काव या कुछ भी। ये देखिए यहाँ मशीन से छिड़काव होने लगा अब तो, और यहाँ पे ये हाथ से छिड़काव कर रहे हैं बीज उसका। ठीक है, यहाँ पे ये काट रहे हैं, लोग काट के लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये अपना जोत रहे हैं खेत को बैल से। ठीक है, ये ट्रेडिशनल खेती है। ट्रेडिशनल खेती, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ नया है। ये ट्रेडिशनल खेती है। अब देखिए यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से हम समझाते हैं। ये बहुत मज़ेदार, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसमें ये दो दिखाया गया है, एक पुरुष और एक महिला को। तो पुरुष क्या बोल रहे हैं, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम पूरा बताते हैं। घनश्याम एक बड़ा किसान है, एक बड़ा किसान है, और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। अब ये कि जनाब क्या कर रहे हैं, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेती में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। देखिए ये भारत की सच्चाई है, इसको कोई सामने नहीं लाता है, अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है। ये चीज़ें फ्रंट पे नहीं आती हैं, बस ये चलता है कि आज उसने खाना खाया, किसी फिल्मी एक्टर का चलेगा तो कुछ चलेगा, न्यूज। वही बोल रहे हैं ना कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है अपने देश की, और जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तब तक अपने देश की जो वास्तविकता है वो कभी धरातल पे आ ही नहीं सकती है।
बस वो संविधान में कि नहीं मीडिया को स्वतंत्रता है, लेकिन मीडिया को स्वतंत्रता रहती तो धरातल पे आके जब काम करे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। अब ये कह रही है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। अब देखिए पूरी हम कहानी समझा देते हैं आपको, आपके पूरे दिमाग में आ जाएगा ये पूरी कहानी कहना क्या चाहती है क्या। देखिए आजकल क्या हो गया है कि मशीनरी का ज़माना हो गया, मशीन हो गया है। तो पहले क्या होता था कि खेती जब होती थी तो जो कटाई होता था वो कोई मजदूर करता था। जब मजदूर करता था उसको काम मिलता था, काम के बदले या तो अनाज, काम के बदले या तो पैसा। अब क्या है कि हार्वेस्टर हो गया, हार्वेस्टर होने की वजह से अब इनका काम तो, जो मजदूर वर्ग हैं इनका काम तो कम हो गया, अब इनको तो काम मिलेगा नहीं, फिर इनका खर्चा कैसे चलेगा। या तो इन या पुरुष की बात कर लीजिए या महिला की, दोनों लोगों की समस्या एक ही है कि काम नहीं मिल रहा है। मेन फोकस क्या है, काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलने का रीजन ये है कि अब हार्वेस्टर हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गए हैं, तो अब आदमी का काम जैसे श्रम जो है, श्रम मानव श्रम का उपयोग उतना नहीं किया जा रहा है। जो काम 10 लोग कर सकते हैं वो एक अकेले हार्वेस्टर कर रहा है, उस एक ही लोग हैं, बाकी लोग 9 लोग तो बेकार हो गए ना, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। अब ये क्या है कि अब ये बेचारे अपना काम करने के लिए, अपने भाई परिवार है, बच्चे हैं, तो वो किसी साहूकार से पैसा ले रखे हैं कि हमें 1000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको फिर समय से दे दूंगा। लेकिन जब समय से नहीं देते हैं तो क्या होता है, ब्याज लगता है, और ब्याज बढ़ते बढ़ते जितना लिए नहीं है उससे अधिक तो इनका ब्याज हो जाता है। 1000 रुपये लिए हैं, 1000 रुपये एक्स्ट्रा 2000 रुपये देने हो जाएंगे इनको। तो ये अपनी कहानी सुना रहे हैं और ये सच्चाई है। अधिकतर किसान क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, ठीक है, और ऋण शौक में नहीं लेते हैं, मजबूरी में लेते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब खेती सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जब परिवार सही तरीके से नहीं चल पाएगा तो ऋण लेना ही पड़ेगा। ऋण लेंगे, अगर किसी समय खेती अच्छी नहीं हुई, पैदावार अच्छा नहीं हुआ, तो ऋण कैसे चुकता करिएगा। जब चुकता नहीं करेंगे ब्याज बढ़ता ही जाएगा। तो ये भी अपना कहानी बता रही कि मेरी भी स्थिति कुछ ऐसे ही है, मेरी भी कहानी कुछ ठीक नहीं है, ये भी कह रहे हैं। सच्चाई है कि स्थिति ठीक नहीं है अपने देश की, किसानों की। अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो स्थिति ठीक नहीं है, और किसानों का कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम आपको वो करते हैं, बाकी आप पीडीएफ देख लीजिएगा एक बार। अब खेती के लिए आवश्यक पूंजी की बात है तो ये तो बता ही दिए हैं। अब यहाँ देखते हैं सविता की एक कहानी है छोटी सी, इनकी भी कहानी बता देते हैं। सविता एक लघु कृषक है। सविता नाम की एक महिला है जो एक छोटी किसान है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती हैं। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही, जैसे अब गेहूं उगाना है, उनको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कीटनाशक दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और उनको कितना पैसा चाहिए, 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है। अब वो सविता जो है, जो महिला है, वो क्या करेगी, एक बड़े किसान के पास जाएगी, जो बड़ा किसान है। बड़ा किसान कौन है, तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का वो निर्णय लेती है। सोचती है कि जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, किसी साहूकार से या बड़े किसान से कर्ज लेंगे। कर्ज लेने के लिए सोचती है, ठीक है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए, किसान की इतनी स्थिति खराब है कि 5-10% की कोई बात नहीं करता है, ये सीधे 24% देने की बात कर रहे हैं कि 24%
कम ब्याज देंगे। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, सही बात है। एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात है 24% ब्याज देना। ठीक, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में से एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, सही बात है, मजदूरी तो कम है ही है। वो इसलिए कम बोल रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि नहीं हम पैसा दे रहे हैं, ब्याज एहसान कर रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि अपना काम भी करवा लें। देखिए जो बड़े किसान है वो कितना चालाक है। सविता जानती है कि उसे खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों का भी काम है, जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। देखिए एक बड़ा बिजनेसमैन है या एक बड़ा किसान है, उसको कर्ज मिलना बहुत आसान है। देखिए कर्ज उसको भी आसानी से मिलता है जिसके पास खुद ही इतने पैसे हैं, लेकिन छोटा किसान अगर चला जाए एक बैंक में तो उसको उसके पास इतने चक्कर लग जाएंगे, बैंक के इतने चक्कर लग जाएंगे कि फिर उसके बाद वो सोचेगा ही नहीं बैंक से कर्ज लेने के लिए, सोचेगा छोड़ो हटाओ यार काम चला लेते हैं जैसे तैसे। तो कर्ज भी नहीं मिलते हैं छोटे किसानों को। तो समस्याएं जटिल हैं, समस्या छोटी मोटी नहीं है। जो किसानों की समस्या बहुत जटिल है, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है अभी कि नहीं क्या किया जाए किसानों के लिए। बात तो सब लोग सबकी करते हैं, लेकिन किसानों की बात कौन करता है अभी। ठीक है, तो इसमें हम बाकी सब जैसे गैर कृषि प्रक्रिया हैं, गैर कृषि में वही डेयरी उरी की बात है। जैसे मान लीजिए किसान है, कृषि से काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, भैंस पालेंगे, गाय पालेंगे, उसका दूध लेंगे, दूध बेचेंगे और दूध बेच करके जो पैसा आएगा उससे अपना खर्च भर चलेगा। क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। तो गैर कृषि कार्य भी करते हैं। ठीक है, देखिए इनकी भी कहानी सुना देते हैं। गैर कृषि वाले में क्या है, मिस्री लाल जो है, मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया था। बहुत पहले गन्ना वन्ना पेरने के लिए बैल की मदद लिया जाता था, और तेल पेरने के लिए भी बैल का मदद, जिसको कोल्हू बोलते थे, कोल्हू। पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। देखिए गैर कृषि काम करते हैं, वो गैर कृषि काम क्या करते हैं कि गन्ना खरीदते हैं, गुड़ बनाते हैं और गुड़ को फिर दूसरे शहर में लेके जाते हैं। दूसरे शहर में लेकर जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसा मिलता है, तो गैर कृषि काम करते हैं, करना ही पड़ेगा उनको तो। अब इसी तरह करीम है, करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के, शाहपुर ये नाम जो लिया वो पालमपुर है, पालमपुर से सटा हुआ शहर है, कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री भी थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। देखिए इसने अपना स्टार्टअप किया, स्टार्टअप को स्टार्ट किया, कंप्यूटर केंद्र खोला और इसने 2 लोगों को रोजगार भी दिया। ठीक है, तो गैर कृषि कार्य अपना किए ही। ठीक, दुकानदारी का काम भी गैर कृषि में ही आता है। तो दुकानदारी का काम कितने लोग करते हैं, तो गैर कृषि में। दरअसल है क्या, देखिए अब पूरे का सारांश एक बार देख लेते हैं कि पूरे का सारांश क्या है। ठीक है, सबका निचोड़ इसमें है, सबका निचोड़ इसमें है। गांव में क्या है, गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। गांव का सबसे मुख्य काम अगर है तो वो क्या है, खेती। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक
फसल पैदा करने लगे हैं। हम बताया ना आपको कि नहीं कुछ ऐसे, अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है, कई टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, कितने रिसर्च हुए हैं, कितने ऐसे बीज आ गए हैं अब कि पैदावार उसकी खुद ब खुद बढ़ने लगी है। ठीक, तो पैदा करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि अस्थायी या दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। ये सही बात है कि प्राकृतिक संसाधन पर दबाव पड़े हैं, और इसी का आज देन है कि देखिए ये कोरोना भी चल रहा है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। जब नई विधि आ जाती है तो कम भूमि भी रहे तो पैदावार खुद ब खुद ज़्यादा होने लगती है। 1 बीघा में अगर हम बात कर लें, कोई गेहूँ है, 1 बीघा में अगर मान लीजिए कि मान लेते हैं 1 क्विंटल हो रहा है, लेकिन कोई रिसर्च करके बीज आता है जो कि नहीं इसका दर बढ़ के आएगा, तो हो सकता है कि उस पर वो ऐसा बीज हो कि 1 बीघे में 2 कुंटल का दे, 3 कुंटल का दे। भूमि तो उतनी ही रहेगी ना, भूमि थोड़ी बढ़ रही है, भूमि तो उतना ही रह रही है। तो मझले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। जो बड़े किसान हैं और जो मध्यम किसान है वो तो व्यवस्था कर लेते हैं नेक्स्ट अपना खेती के लिए, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है उनके लिए। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते। उनके पास अन्य साधन नहीं है, दूसरे साधन का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा साधन अगर देता भी है तो उसका वो पैसा लेता है। ठीक है, इसलिए वो हमेशा कर्ज में ही डूबे रहते हैं। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? कर्ज की वजह से ही तो कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही हो जाता, किसानों का सब कुछ उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्महत्या क्यों करता? ठीक है, कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को वो अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। सही बात है कि खेती के अलावा भी अन्य काम करने पड़ते हैं। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग करना आदर्श होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आसपास पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरे शहर, दूसरे कस्बे में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ काम मिलता है तो ठीक है। बहुत ऐसे हैं किसान कि अपना काम कृषि भी कर रहे हैं, अपना दुकान खोल के बैठ गए, अपना गाय लेके बैठ गए, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, या कुछ अन्य काम, या कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऐसा काम भी किसान करते हैं। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। ये देखिए, इस 100 कामगार में से 24 जो है किस में लगे हैं? गैर कृषि में। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं। हमने केवल कुछ ही हमने ऊपर जो उदाहरण देखा वो कुछ ही देखा ना, जैसे मान लीजिए कि डेयरी वाला देखा, विद्यालय वाला देखा, कंप्यूटर केंद्र वाला देखा, वो गुड़ वाला जो था वो देखा। ठीक है, ये चीजें हमने देखा। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अब देखिए, हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपना ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। कर्ज से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला कभी भी, कि कर्ज अभी देश है पूरा कर्ज लेकर के बैठा हुआ है। कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं
और सेवाएं बेची जा सकें। ऐसा नहीं कि नहीं अब गैर कृषि कार्य कुछ भी स्टार्ट कर दिए, दुकान ही खोल दी, दुकान चल नहीं रही है, कोई लेने वाला है नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्कूल खोल दिए, कोई स्कूल में पढ़ने वाला है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो वो ऐसा स्थान भी होना चाहिए कि वहाँ पे उसका उपयोग भी हो सके। पालनपुर में हमने देखा है, पालनपुर का क्या, पालनपुर में हमने देखा कि आसपास जो पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि क्रिया उत्पादन की ओर अवसर। इसमें देखिए यही कहा गया है लास्ट में कि गांव को जैसे जैसे परिवहन से, ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा, जैसे जैसे टेलीफोन से जोड़ा जाएगा, जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया, जैसे जैसे इंटरनेट आ रहा है, देख रहे हैं कि इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट अब गांव में भी पहुंच गया है। तो इंटरनेट की वजह से बहुत चीज़ें बदल गई हैं, एक तरह से क्रांति आया है। जब से इंटरनेट आया है तब से हर चीज़ में क्रांति आ गई है, हर चीज़ लोगों तक आसानी से पहुंच जा रहा है, लोग आसानी से इसको जान पा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले दिक्कत होती थी। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी, और हाँ टेक्नोलॉजी आ रही है तो इवन ये नहीं कि नहीं गाँव को शहर में ही रहे, गाँव में भी पहुँचे। जितना गांव में पहुंचेगा उतने गांव का विकास भी होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी करंट के जो मुद्दे हैं, करंट के जो मामले हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए सतत विकास, देखिए वो इकोनॉमी, उसमें जो इकोनॉमिक्स पढ़े हम लोग उसमें विकास की तो बात किया ना, सब मिला जुला के उसका जो निचोड़ है उसमें हमने विकास की ही बात किया है कि किसान का जो विकास कैसे होगा, उसमें किसानों के बारे में कि किसान का विकास कैसे होगा। जब किसान का विकास होगा तो अपने देश का विकास होगा, राष्ट्रीय आय में वो जुड़ेगा। ठीक है, अपने देश का जब विकास होगा तो सबका विकास होगा। अब हम बात करेंगे सतत विकास से तात्पर्य, ऐसे सतत विकास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भावी पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है, सतत विकास के लिए जरूरी है कि संपदा सृजन की प्रक्रिया में पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, वहीं समावेशी विकास से हमारा अर्थ अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा देने से है, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा, कौशल, रोजगार, आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये है समावेशी विकास। अभी भी गांव के लोग अभी भी इससे परिचित नहीं हैं कि समावेशी विकास होता क्या। अभी भी लोग ये स्थिति है गांव में, मैक्सिमम गांव में जहाँ के भी आप हों, तो अगर आप गांव में ये चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे समावेशी विकास की बात नहीं होती है, वहाँ पे पर्सनल विकास की बात होती है कि मेरा पर्सनल विकास कैसे होगा। अगर हम गांव के मुखिया बन गए या गांव के प्रधान बन गए तो हम अपना विकास कैसे करेंगे, मेरे घर 4 गाड़ियाँ कैसे होंगी, मेरे घर 4 गाड़ी है तो 10 गाड़ी कैसे होगी, वो उसकी बात करते हैं। एक बार भी वो न शिक्षा पे बात करेंगे, न कौशल पे बात करेंगे, न रोजगार के बारे में बात करेंगे, न आवास के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उसमें वो सोचेंगे कैसे हम पैसा बचा लें, उसमें कैसे मेरे जेब में पैसा आ जाए। ठीक है, तो वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। योजनाएं तो बहुत हैं, योजनाएं तो चल ही रही हैं, न आवास की बात करेंगे, न स्वच्छ जल की बात करेंगे, वो बस बन गए, उनको न स्वास्थ्य सुविधाएं से मतलब है न किसी चीज़ से मतलब। तो ये अभी गांव में नहीं है। समावेशी विकास की अवधारणा जो है गांव में अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची है, और इसको ज़रूरत है कि नहीं समावेशी विकास को गांव तक पहुंचने की, गांव के लोग इस चीज़ को जाने कि नहीं समावेशी विकास होता क्या है। ठीक है, बस वो ये जानते हैं कि नहीं विकास करना है, लेकिन समावेशी विकास करिए ना। देखिए समावेशी विकास न केवल आर्थिक विकास है बल्कि यह एक सामाजिक एवं नैतिकता अनिवार्य भी है। ये सामाजिक के साथ साथ एक नैतिकता अनिवार्य भी है, नैतिक का भी विकास होना चाहिए।
समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता। जब तक, देखिए वही बोल रहे हैं, जब तक समावेशी विकास नहीं होगा तब तक आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो समावेशी विकास अगर गांव में पहुंच जाता है, समावेशी विकास अगर गांव का होने लगेगा तो देश का विकास तो होने ही लगेगा। इसलिए गांव को भी समावेशी विकास करने की जरूरत है, इस पे पहल करने की जरूरत है। समावेशी विकास की अगर हम बात करें तो समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक थी, ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना को तो खत्म ही कर दिया गया है, पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना अभी थी ये पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी। इसका थीम क्या था? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। जो 2012 से 17 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी समावेशी विकास पे ही ये केंद्रित थी और इसका थीम भी था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। ठीक है, इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया ताकि योजना में निर्धारित 8% की विकास दर को हासिल किया जा सके। ठीक है, ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है इसलिए इसको हमने इसमें रखा है कि नहीं, करंट से रिलेटेड है तो इसको भी जानना चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं ना कि नहीं, वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी ऐसा तो है नहीं कि नहीं शुरुआत में देखेंगे समझ में, लास्ट तक जब देखेंगे तो लास्ट में भी चीज़ें कुछ अच्छी होती हैं और शुरू में भी तो अच्छी होती ही हैं। सरकार द्वारा समावेशी विकास की स्थिति प्रदान करने के लिए कई योजनाएं की शुरुआत की गई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मिड डे मील योजना, मनरेगा तो बहुत पहले से चल रहा है लेकिन उसमें बस थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। वित्तीय समावेशन, देखिए वित्तीय समावेशन जो है एक अलग से अपने GS3 में, यूपीएससी का GS3 का आप देखेंगे पेपर तो उसमें GS3 में ये अलग से एक टॉपिक भी है, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शामिल है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसी योजना की शुरुआत की गई है। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ है। इसके अलावा महिला उद्यमिता मंच तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में शामिल है। ठीक है, किसानों एवं कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन, ये वित्तीय समावेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, काम चल रहा है, सरकार काम अपना कर रही है। हम बात करें आगे तो भारत सरकार के सतत ग्रामीण विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करने की नीतियों में स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है अपने देश का, स्वच्छ भारत मिशन। इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इसको सफल भी बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरण किया गया, गैस चूल्हा वितरण किया गया, ये सब योजनाएं इसमें
शामिल हैं। किंतु तमाम योजनाओं और प्रयासों के बावजूद गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव अभी भी शहरों की तरफ पलायन करने को रोक नहीं पाए। अभी भी गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, शहर की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि संसाधन नहीं है अभी गांव में उस हिसाब से। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें पहुंच रही हैं। पहले क्या था, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी भी नहीं होती थी गांव में, तो अब तो फ्लिपकार्ट वाले भी पहुंच रहे हैं। पहले कुरियर नहीं होता था, अब तो कुरियर भी चला जा रहा है गांव में। तो चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। पहले नेट बात करने के लिए फ़ोन से छत पर चढ़ना पड़ता था, अब तो आदमी घर में बैठे बात कर ले रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। इसके चलते एक तरफ शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब जब गांव छोड़ के शहर में आएंगे तो कृषि कौन करेगा? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना तो लाजमी है, वो तो पड़ना ही पड़ना है, जिसमें कृषि उत्पादकता में कमी दर्ज की जा रही है। भैया सबको पैसा चाहिए, ठीक है, खेती कोई नहीं करेगा, सब अनाज खाएंगे ऐसे ही बैठ के, अनाज आएगा खरीद के। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अस्थायी एवं दीर्घकालीन रोजगार साधनों की जरूरत है। मनरेगा एवं अन्य कई रोजगार परक योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में किया तो जा रहा है, परंतु इन्हें रोजगार के अस्थायी साधनों में शामिल नहीं किया गया। सही बात है, जो मनरेगा है वो अस्थायी रोजगार थोड़ी है। बोलो 100 दिन का काम, 100 दिन का काम देंगे तो अब 12 महीना कौन प्रधान काम कराता है? किस गांव में 12 महीना काम होता है प्रधान में? 5 साल में तो लगता है कि हमको 2-4 बार काम करा देंगे, इससे अधिक कोई काम नहीं कराता है। तो साल भर में अगर वो एक बार कराते, एक ही बार तो काम मिला उसको, 100 दिन भी नहीं कराते हैं, कौन प्रधान करा रहा है कि उनको रोजगार मिलेगा? जब प्रधान काम नहीं कराएगा तो फिर अब प्रधान, सबसे पहली बात तो प्रधान काम नहीं कराते, जब काम नहीं कराएंगे तो उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है। तो जब तक एक एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जब तक एक एक व्यक्ति सबके बारे में नहीं सोचेगा, तब तक विकास एक आदमी के कहने से संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी रूपों, बेरोजगारी, निम्न आय, गरीबी इत्यादि को समाप्त करने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य 1 में निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। और ये भी देखिए कि आधे श्रम बल को, चूंकि कृषि क्षेत्र देश में कुल श्रम बल के आधे श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराता है, साथ ही सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करना। 21 चल रहा है, आधा बीत गया, 22 आने वाला है, लग रहा है कि दोगुना हो पाएगा किसानों का आय? इम्पॉसिबल है किसानों की आय दुगुनी होना 2022 तक। अभी तो कितने किसान धरने पे बैठे हैं किसान बिल को लेकर के, इस पे तो अभी बात बनी नहीं, और बात कर रहे हैं किसानों की आय दुगुना करने के लिए, ठीक है। तो किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक, परंतु इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता काफी कम है। यदि भारत में तीव्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। आपको पहले ही बताया है कि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास, देखिए कितना भी डिजिटल हो जाइए, कितना भी संसाधन हो जाइए, अब आप कंप्यूटर नहीं ना खाइएगा, कंप्यूटर नहीं ना खाएंगे तो नहीं कंप्यूटर खा लेंगे। चलो आज कीबोर्ड खा लेते हैं, इसी से पेट भर जाएगा। आज जो डाटा हमारा बचा है 1 GB वही खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। डाटा से तो पेट भरने वाला है नहीं, और इतना रुपया आपके पास तो है नहीं कि दूसरे देश से आप अनाज खरीद के खाएंगे। अरे खुद के देश का भी सोचिए कि जितना ऑस्ट्रेलिया का अनाज का उत्पादन होता है उतना तो अपने देश में अनाज की बर्बादी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्टोरेज की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट स्टोर नहीं कर पा रही है। किसान के पास तो इतना होता नहीं है कि नहीं वो स्टोर करेगा। किसान को फायदा तो है, लेकिन स्टोर करेगा तो फिर अगली खेती कैसे करेगा? इसलिए उसकी मजबूरी होती है कि वो अनाज को बेच देता है, और अनाज को बेचने के बाद अब वो स्टोरेज नहीं हो पाता है, अनाज सड़ता है, गलता है, फेंकाता है। तो वही बता रहे हैं कि जितना ऑस्ट्रेलिया का उत्पादन है उतना तो यहाँ सड़ जाता है। तो
सबसे बड़ी चुनौती है कि विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों, सभी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये भी एक समस्या है। अगर हम कोई भी योजना आ रही है तो कैसे लोगों तक पहुंचे। हाल में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस चुनौती का सामना करने के लिए एक अच्छी पहल है। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी ने, भारत का भविष्य इसके गांवों में बसता है। पर गांव में रहना कौन चाहता है, गांव में तो बसता है। गांधी जी का यह कथन आज भी भारत के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग के 2019 से 2024 के विजन दस्तावेज में ग्रामीण भारत के सक्रिय सामाजिक आर्थिक समावेशन, एकीकरण और सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन और आजीविका को बदलने पर जोर दिया गया है। ठीक है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी और सतत विकास हासिल करने के उद्देश्य से विकास के लाभ समाज के निचले तबकों तक पहुँचे तथा गरीबों को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जिससे वे एक बेहतर जीवन जी सके। मौलिक अधिकार की अगर बात करें कि गरीबों को मौलिक अधिकार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि उनको मौलिक अधिकार तो पता ही नहीं है कि नहीं मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, तो वो प्राप्त कैसे करेंगे। जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तब तक आप प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये काम है कि उनको इस प्रकार से बताया जाए या शिक्षित किया जाए कि उनको मौलिक अधिकार उनको पता हो। बहुत ऐसे लोग आज भी हैं कि उनको संविधान के बारे में नहीं पता, तो वो मौलिक अधिकार क्या जानेंगे। तो देखते हैं कहाँ तक कैसे क्या होता है। आगे है विजन दस्तावेज में ग्रामीण विकास के भारत की लगभग 70% आबादी तक पहुंचने के साथ ही साक्ष्य आधारित संचार अभियान, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के जरिए की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। दूरदर्शन पर नुक्कड़ नाटकों, ग्रामीण चौपालों इत्यादि जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए से लक्षित दर्शकों के बीच ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में गलत धारणाओं और अड़चनों को दूर करना भी इसका लक्ष्य है। लक्ष्य तो है, सही है, पर कितना हो पा रहा है अब तो देखना है। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि भारत सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षमता और वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न नीतियों और उपायों को शुरू और लागू करके अपने आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। साथ ही 2030 का वैश्विक एजेंडा अपनाने में देश गरीबी, लैंगिक भेदभाव व आर्थिक असमानता से मुक्त विश्व के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट अब आ रहे हैं कि नहीं, पॉजिटिव आगे कुछ हो सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए स्वस्थ पर्यावरण हो सके। यही सतत विकास यही है कि हम उस चीज़ को ऐसे उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर सके। ऐसा इसका उपयोग न करें कि अपने ही समय में इसको ख़त्म कर दे आने वाली पीढ़ी, फिर वही गाली दे। हालांकि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी धक्का पहुंचाया है। ये तो सही बात है कि कोरोना महामारी में अच्छे लोग धराशायी हो गए हैं। और सोचिए कि जब जिसके पास सब कुछ बना बनाया था, जब वो व्यक्ति धराशायी हो सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उसके साथ क्या होगा। और लॉकडाउन से, जो देश में लॉकडाउन लगा पिछले साल 2020 में, उससे कितना देश प्रभावित हुआ ये तो जानते हैं लोग। लॉकडाउन से गरीब तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन उम्मीद है कि हम इस संकट से जल्द ही उबरने में सफल होंगे और देश सतत और समावेशी विकास के अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए कामयाबी के नए मुकाम को हासिल करेगा। सही है, अच्छी बात है कि अपना देश जो है जल्दी से इस लॉकडाउन में जो भी नुकसान हुआ है उस संकट से हम जल्दी उभरें
और ये लॉकडाउन और ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो, ताकि सब अपने रफ्तार से फिर अपने जीवन के रफ्तार में और तेज़ी आए, जिससे जो सतत विकास है, समावेशी विकास है, जो लक्ष्य निर्धारित है, उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को आज की जो क्लासेज हैं, जो आपकी आज की क्लास काफ़ी लंबी हुई है, और काफ़ी लंबा होने का कारण ये भी है कि एनसीईआरटी का पूरा एक चैप्टर कवर करना था, तो समय तो थोड़ा लगेगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं, आप सभी लोग को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आप पीडीएफ जो है इसका अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, और बाकी वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब चीज़ें जाकर क्लियर होंगी। ठीक है, और ये जो करंट वाली चीज़ें हैं इसको भी इसमें हमने जोड़ दिया है, इसीलिए कि नहीं ये चीज़ें पता चल सके। ठीक, तो आज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जैसे क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में 4 चैप्टर टोटल दिए हुए हैं, तो एक चैप्टर का तो आज वीडियो आ गया, 3 वीडियो और आएंगे क्लास 9 के, उसके बाद फिर 10th के आएंगे, फिर 11th के आएंगे, ऐसे करके आएंगे। लगभग आपकी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एनसीईआरटी है वो धीरे धीरे कवर कराया जाएगा, और एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। बस ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो सभी को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।